हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो पॉलिटी की टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, ठीक है, जिसमें हम टॉप 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो उसका ये पार्ट 3 है। ओके, सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि तभी आपके जो टीचर्स हैं वो मोटिवेट हो पाते हैं। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तभी से हम टॉपिक्स पर आगे वीडियो मिल पाएंगे। ओके, मैंने कभी कमेंट्स देखे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बोल रही हूँ कि मेन पर्पस वीडियो शेयरिंग का यही होता है कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं होगा तो फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है ना। वेल, हम बढ़ते हैं आगे। जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, क्विक रिविजन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मैथ्स का हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप इसको परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? सो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो है भाग 9 में। ठीक है, देखिए, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के राज्य नागौर जो है ना, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए कई समितियों का गठन हुआ था, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। इनमें सबसे पहली है तो BR मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में इसका गठन हुआ था। अशोक मेहता समिति, ठीक है, 1977 में इसका गठन हुआ था। PV राय समिति, 1985 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और LM सिंधवी समिति, 1986 में इसका गठन हुआ था। और जो 64वां और 73वां संविधान 64वां और 73वां जो संविधान संशोधन है, दोनों ही रिलेटेड हैं काय से? पंचायती राज से। ठीक है, सो हम बात कर लें 73वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में का से लेकर ण तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 9th A। जो भाग 9 का है उसमें हमें प्रावधान मिलता है भारतीय नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है, हम बात करें कि जो 74वां संशोधन हुआ था, ठीक है ना, सो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा संविधान के भाग 9 का में हम बात करें अनुच्छेद 243 में ता से लेके या और छा तक और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हम बात करें जो नगर पालिकाओं के लिए महिलाओं का जो है, ठीक है, उसमें एक बाई जो 3 भाग है वो आरक्षित है। ठीक है, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और नगर पालिका के प्रकार अगर हम देखें तो क्या है? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो संविधान के किस पार्ट में हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो ये की गई है भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में हम बात कर लें, आर्टिकल कौन सा है? तो 40 आर्टिकल है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, DPSP जिनको हम बोलते हैं, उनमें हम देखेंगे आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ठीक है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो BR मेहता कमेटी थी उसी को सबसे पहली थी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A, ठीक है ना, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, कि जो ये है किस संवैधानिक संशोधन से लाया गया था। ठीक है, तो हम बात कर लें कौन सा संवैधानिक संशोधन था,
इसका जो सही आंसर है वो है 42वां। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़े गए हैं आर्टिकल 51A में। ओके, सो बाय दी विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हम बात करें काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये। कब आया था? 1976 में आया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द इसी के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, और सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। और इसके अंतर्गत जो कि हमारे 10 मौलिक कर्तव्य, अब तो हालांकि 11 हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जब लाए गए थे 51 का यानी कि ए के तहत, तब कितने थे? 10 थे। ठीक है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका जो हमारा 16वां संशोधन अधिनियम है। ठीक है ना, उसके द्वारा 1963 में आया था। तो इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। और साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन का शपथ ग्रहण के अंतर्गत हम बात करें, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा, ये जो है जोड़ा गया। ठीक है ना, तो ये प्रोहिबिट किया गया कि कोई भी जो राज्य जो है इससे पृथक नहीं होगा। ठीक है, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? तो प्रेशर ग्रुप्स वगैरह सभी ने पढ़े होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। क्या है करेक्ट आंसर? प्रेशर ग्रुप्स वगैरह। सो ये देन है अमेरिका की। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। ठीक है, और हम बात करें वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। तो ये कुछ चीज़ें हमने अमेरिका से ली हैं। ब्रिटेन से क्या लिया है? तो एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण और संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? सो AITC की हम बात करें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको ये बंगाल में दिखेगी। ठीक है, 1988 में फॉर्म हुए थे। इनकी फाउंडर कौन है? ममता बनर्जी, जो कि अभी CM है वेस्ट बंगाल की। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है CN अन्नादुरई। ठीक है, मेनली हम बात करें तमिलनाडु और पुदुचेरी में ये काफ़ी एक्टिव मिलेगी और 1949 में इस्टेब्लिश की गई थी। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में जाता है, मतलब किसके हाथ में होता है? सो बेसिकली ये तो सभी को पता होना चाहिए। क्या है करेक्ट ऑप्शन? राष्ट्रपति। अब जब बात आई है राष्ट्रपति को, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 58 जो है उसमें हम बात करें राष्ट्रपति होने की जो योग्यताएं हैं, ठीक है ना, वो बताई गई हैं कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इस तरीके से। अनुच्छेद 54 में जो है उसके निर्वाचन के बारे में बात की गई है। ठीक है, और हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, ये दिया गया है आर्टिकल 55 में। ठीक है, महाभियोग द्वारा हटाए जाने की जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है, ये दिया गया है आर्टिकल 61 में। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेसिडेंट से जो पूछी जाती हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ पे बात आ रही है, अभी करंटली हम बात करें तो 22। देखिए, हम बात करें मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन जब 1967 में 21वां संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसमें सिंधी को जोड़ दिया जाता है। फिर 1992 में यानी कि 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन होता है उसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, और 2003 में जो हम बात करें 92वां 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है। टोटल कितनी अनुसूची है हमारी? 12। ठीक है, जो 10वीं थी उसको 52वें संवैधानिक संशोधन जो आया था उसके द्वारा जोड़ा गया।
ठीक है। 11वीं जो है 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और 12वीं 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। समवर्ती सूची में हम बात करें, लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो जो कंकरेंट लिस्ट है समवर्ती सूची, तो राज्य और संघ दोनों ही इस पर हम बात करें अधिनियम बना सकते हैं। संघ सूची की हम बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और कानून जो है बनाती है, ठीक है। और ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। और इसमें हम बात करें अप्रॉक्स 100 सब्जेक्ट्स हैं। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। करंटली इसमें अप्रॉक्स 61 सब्जेक्ट्स हैं। और समवर्ती में हम बात करें तो अप्रॉक्स 52 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर राज्य और संघ दोनों ही जो है कानून बना सकती है, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? निर्वाचन सुधारों से। किससे है? निर्वाचन सुधारों से। अब जब बात यहाँ पर निर्वाचन की आई तो हम हमारे निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। तो निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर हम बात करें 329 तक हमको मिलेगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है। फिर हम बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु का होगा, ठीक है, जो भी पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग की यहाँ पर बात की जा रही है। आंसर है अरविंद पनगड़िया जो थे प्रथम इसके उपाध्यक्ष थे। 15 हम बात करें जो नीति आयोग की, आगे हम बात कर लें तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत इसकी हम बात करें नई संस्था जैसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा गया, ये उस दिन अस्तित्व में आई। और आमतौर पर हम इसे क्या कहेंगे? तो नीति आयोग, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अभी कौन है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? इसका जो सही आंसर है वो है संथानम समिति, ठीक है, 1964। और हम बात करें पहले केंद्रीय सतर्कता मतलब जो इसकी जो स्थापना है किसके कहने पे की गई, मतलब किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी? तो संथानम कमेटी, ठीक है। और हम बात कर लें जो पहले CVC थे, ठीक है ना, हम बात करें चीफ विजिलेंस कमिश्नर सबसे पहले, तो वो कौन थे? N श्रीनिवासन, जो कि पूछा जाता है, ठीक है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर तो कौन थे सबसे पहले? N श्रीनिवासन। और अभी कौन है? तो संजय कोठारी। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? विधानसभा लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब भी विधानसभा की बात आएगी तो हम स्टेट के बारे में सोचेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर? आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। क्या होने वाला है आंसर? राज्यपाल। तो किसी भी विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और हम बात करें राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन आया तो उसमें एक परंतु जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं हम भगत सिंह कोश्यारी जो हैं गोवा और महाराष्ट्र के हैं, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 167, ठीक है। क्या है आर्टिकल 167? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है ना। जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री चुनते हैं और मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता और मंत्री परिषद जो है उनकी बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। और हम बात करें राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री, है ना। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अंडर द आर्टिकल 155। ठीक है, अभी हमने जस्ट राज्यपाल को डिस्कस किया था। सो किस में दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 155 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है क्या? उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय की हम बात कर लें तो देखिए, उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 214 में। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये दिया गया आर्टिकल 231 में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के गठन में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर जो है इसका जो कंपोजिशन है वो होता है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये दिया है आर्टिकल 217 में। ठीक है, किस में दिया है? आर्टिकल 217 में। और आर्टिकल 226 जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छापत्र, तलाक, विवाह, ठीक है, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रक्षा के लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय को हम बात करें, उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें, सो इनमें से क्या है? केवल प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, या फिर प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार है। सो जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, सो हम बात करें उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124 में है, तो ये तो याद रखना ही है। और इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और हम बात करें कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक बार नियुक्ति होने के बाद उनका हम बात करें जो आयु सीमा है, ठीक है, जो एज लिमिट है वो कितनी है? 65 ईयर्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? तो आज तक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस कोई भी महिला नहीं रही। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी महिला ने जो है कार्य नहीं किया है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? सो लोक लेखा समिति की हम बात करें तो ये जो है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? सो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? इसका जो सही आंसर है दैट विल बी लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, जो लोक लेखा समिति है उसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। और हम बात करें इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यापार संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सो उसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन विल बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तब इनकी बात आई है तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल हम देख लेंगे 148 से लेके 151। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। और हम बात करें इनकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी या फिर 65 वर्ष होगी। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है जिसे वे संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं, और ये दिया गया है अंडर द आर्टिकल 151। ठीक है,
प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो प्राक्कलन समिति की हम बात करें, सो इसके सदस्यों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से चुने जाते हैं, तो लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, ठीक है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना गया तो फिर वही इस समिति का अध्यक्ष होगा। और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन करता है, तो ये किया जाता है बाय द अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। हमारे जो महान्यायवादी होते हैं उनके द्वारा, बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दिए गए हैं किस आर्टिकल में, अंडर द आर्टिकल 76, ठीक है। भारत का एक महान्यायवादी होगा ऐसा। इसके बाद हम बात करें कि भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन वह किसी भी सदन में हम बात करें उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार उन्हें नहीं है। ये दिया गया है अंडर द आर्टिकल 88, ठीक है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता आंसर है इसका 1935 का जो एक्ट था, सभी ने पढ़ा होगा, जो एक्ट है 1935 का, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम। तो उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, प्रांतीय स्वतंत्रता। और भी मुख्य विशेषताएं थी, अखिल भारतीय संघ, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, ओके, और संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। तो ये कुछ चीज़ें थी जो 1935 के एक्ट में मिलती हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये किया गया था बाय दी भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी, भारत का जो शासन था वो कंपनीज के हाथ से सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, क्योंकि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, उसी के बाद से भारत में मंत्री पद की हम बात करें व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और उस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और जो सेक्रेटरी यानी कि भारत के राज्य सचिव का जो है नियुक्ति इस पद के द्वारा की गई, मतलब इस एक्ट के द्वारा की गई। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिकाओं में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई, तो आंसर है इसका एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम जो है जिसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म, मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। और भी चीज़ें जो हैं इसमें, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का हम बात किए उपबंध यहाँ पर किया गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। सो ये कुछ चीज़ें हैं। और 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा हम बात करें, संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो रेसिडुअल पावर है वो किसको दे दी गई, तो किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल। और ऑब्वियसली गवर्नर जनरल उस टाइम पे क्या था, तो वायसराय बन चुका था आफ्टर द 1857। जो 1858 का एक्ट आया था उसमें जो गवर्नर जनरल का जो हम बात करें उपाधि थी वो क्या हो गई थी, वायसराय हो गई थी, ठीक है। जो रेसिडुअल पावर्स हैं, वीटो पावर्स, तो ये किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को। सो गाइज़ ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।